अस्सलामु अलैकुम। मिशन कंप्लीटेड। वो शॉपर में गंदा पेम्पर डालते हुए मुस्कुरा कर बोला, जिस पर शहजीन भी मुस्कुराने लगा। तो अब बाबा जान से दोस्ती पक्की। वो इसे पूरा तैयार करने के बाद इसके नन्हे हाथ के आगे अपनी शहादत की। उंगली कर दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगा। शहजीन ने भी फौरन ही उंगली को अपने नन्हे मुन्ने हाथों में थाम लिया था, जिस पर इसके हसीन चेहरे पर एक दिल फड़े मुस्कान रक्सा हुई। यकीनन इस लम्हे अगर कोई इसे देख लेता तो शायद यकीन न कर पाता कि वो मुहीब अजलाल मलक है, वो शख्स जिसकी शार्प निगाहें, मगरूर पर्सनैलिटी मशहूर है जमाने भर में। सुना तुमने, एक नीली आंखों वाला लड़का रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा है, इतना चार्मिंग है कि हाय नजर न हटे इसके हसीन चेहरे से। वो बर्तन वाश कर रही थी जब अपने साथ काम करने वाली लड़कियों को चामगोइयां करते हुए सुना। वाकई मैं भी देख कर आई हूँ, बहुत हैंडसम है। दूसरी भी एक्साइटेड होकर बोली थी। वो इन तारीफी कलमात से अंदाजा तो लगा चुकी थी कि बाहर मुहीब अजलाल मलक खड़ा है, इसका हस्बैंड। वो काम खत्म करके तेजी से अपना कोट पहनकर अपना पर्स उठाकर बाहर को चल दी। तुम यहाँ? वो ताज्जुब से इस्तफसार करने लगी। शहजीन मिस कर रहा था तुम्हें। इसने कार का डोर खोलकर शहजीन को झूले से निकालकर अपनी गोद में इसकी माँ की जानिब बढ़ाते हुए कहा, जिस पर वह जवाबन मुस्कुरा दी थी। ये झूला नजमा ने कार में रखा हुआ झूला देख लिया था। शहजीन का है। वो लापरवाही से गोया हुआ। वो बड़ी उदासी से मुस्कुरा दी। बाप वाकई अपने बच्चे के लिए दुनिया भर की खुशियां खरीद लेता है। ये वही झूला था जो इसने मॉल में देखा था, मगर पैसे न होने के सबब वो खरीद नहीं सकी थी। क्या हुआ? वो इसके हसीन चेहरे पर आई उदास मुस्कुराहट देखकर बड़े फिक्रमंद लहजे में इस्तफसार करने लगा। कुछ नहीं, वो सर नफी में झटकते हुए बोली। चलो रात का खाना आज बाहर से खाते हैं। वो वाकिफ था वो बहुत मुश्किलें सह चुकी है, मगर इससे शेयर कभी नहीं करेगी, इसलिए मौजू बदलकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता तुम्हें? वो फौरन ही बिगड़ी थी। झूठ कहूं या सच? वो होंठों को घोलकर सोचते हुए इस्तफसार करने लगा। कुछ मत बोलो। वो बुरी तरह जली थी इस खूबरू नौजवान का जवाब सुनकर। इतनी मेहनत से इसके लिए अच्छे अच्छे खाने बना रही थी और मुकाबिल बजाय एहसानमंद होने के इसे अहमियत ही नहीं दे रहा था। थकन से चूर चूर तो वो पहले ही थी। शहजीन को सुलाते सुलाते कब खुद सो गई, इसे इल्म नहीं हुआ। मुहीब जब कमरे में दाखिल हुआ तो माँ बेटे दोनों को सोता हुआ पाया। शहजीन कंबल में लिपटा हुआ, जबकि नजमा बगैर कंबल के खुद में ही सिमटी हुई नजर आई। वो लाइट्स ऑफ करके सोने का आदी था, मगर जब से यहाँ आया था शहजीन की वजह से लाइट ऑन करके ही सो रहा था। तुम कब मुझे अपना मानोगी? इस हसीन दिलरुबा के बराबर में लेटकर इसके सर के नीचे से तकिया हटाकर अपना बाजू बिछाया। जब अपने हसार में इसे मुकम्मल जिकर लिया तो इसकी ठोड़ी को नरमी से चूमते हुए बड़े रंजीदा लहजे में इस्तफसार करने लगा। मुझे बहुत दुख होता है तुम्हें इस हाल में देखकर। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, ये कब तस्लीम करोगी? इसके सोते हुए चेहरे को उदास और हसरत बड़ी निगाहों से तकते हुए फिर पूछने लगा। इसकी आदत थी खामोश रहना, और आदतें एक दिन में नहीं बदलती, वो वक्त लेती हैं। वो चखकर भी नहीं बता पाया कि इसके बनाए हुए खाने इसे कितने अच्छे लगते हैं। वो ऐसे ही तो बार बार अपनी प्लेट नहीं बढ़ पाता ना। रेस्टोरेंट तो सिर्फ इसलिए लेकर गया था ताकि थकी हारी कर आकर फिर दोबारा काम में न लगे। न जाने कितनी ही देर तक इसके हसीन चेहरे को तकता रहा। क्या हुआ, सोए नहीं अभी तक? कच्ची नींद में आंख खुली तो इस खूबरू नौजवान को खुद को तकता हुआ पाया। नींद के खुमार से बड़ी सियाह नशीली आंखें मुकाबिल को बहकने पर मजबूर कर रही थी। हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही, क्या मुझे सुला दोगी? इस दुश्मने जान के चेहरे पर आती आवारा लट को कान के पीछे करते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में इस्तफसार किया। इस सितमगर का जुमला सुनते ही वो नींद में ही मुस्कुरा दी। क्यों, पलवशा की याद आ रही है? वो मज़ाक खेज अंदाज में छेड़ते हुए पूछने लगी। हाँ बहुत, मगर पलवशा की नहीं, अपनी जंगली शेरनी की। वो छेड़ते वक्त शायद भूल बैठी थी कि मुकाबला मुहीब अजलाल मलक से है। इसका
اس نے جوابی کارروائی کرنے میں دیر نہ لگائی. اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے انابی ہونٹ لا کر پیاسی نگاہوں سے اس کے گلابی ہونٹوں کو تکتے ہوئے کہا. اس ستمگر کی نزدیکی کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنی سانسیں روکنے پر مجبور ہو گیا. اس نے بڑبڑا کر اٹھنا چاہا تو محسوس ہوا کہ مکمل وجود اسی کے حصار میں جکڑا ہوا ہے. میں تو صرف مذاق کر رہی تھی. وہ فوراً ہی خوفزدہ ہو کر اپنے ہتھیار اس کے سامنے ڈالتے ہوئے بولی. مگر میں بالکل سیریس ہوں. اس نے باری آواز میں جواب دے کر اپنی طرف کا لیمپ بند کر دیا. شہزین کے رونے کی آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی. اس کا پورا وجود دکھ رہا تھا مگر اپنے بیٹے کی خاطر اس درد سے کہراتی ہوئی اٹھنے لگی. لیٹی رہو, میں فیڈر بنا کر لے آتا ہوں. بس بتا دو دودھ اور چینی کہاں رکھا ہے. وہ ابھی اٹھ کر بیٹھی بھی نہ تھی کہ محیب بیڈ سے تیزی سے اترتے ہوئے بولا. اس ستمگر کی آنکھیں نیند کے سبب جھکی جھکی سی تھی. تم کیسے؟ نجمہ الجھ کر الجھن سے زیادہ بے یقینی اور حیرت بڑے لہجے میں بولی. میں بنا کر لے آؤں گا, تم بتاؤ. وہ اس کی حیرت کو مکمل طور پر اگنور کر پر اعتمادی سے گویا ہوا. نجمہ کا پورا وجود اس قدر درد کر رہا تھا کہ وہ چاہ کر بھی بیٹھی نہ رہ سکی. اس کی کمر درد سے پھٹتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی. وہ شہزین کے برابر میں لیٹ کر اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے لگائے ہلکے ہلکے جھولا دے کر بہلانے کی کوشش کر رہی تھی. بابا لے آئے, یہ لو. گرم ہونے میں وقت لگتا ہے. آپ نے تو رو رو کر پورا گر سر پر اٹھا لیا ہے. وہ جلدی سے دودھ کی فیڈر شہزین کے منہ سے لگاتے ہوئے محبت سے چول لہجے میں گویا ہوا. وہ درد میں تڑپ رہی تھی. اس لمحے اگر مقابل چاہتا تو یوں ہی سوتا رہتا, بالکل پرواہ نہ کرتا اس کی تکلیف کی. مرد اپنے ذمہ کب سمجھتا ہے اولاد کے کام کرنا. پھر وہ تو محیب اجلال ملک تھا. اس کے تو اپنے کام کرنے کے لیے ہزاروں نوکر چاکر تھے. وہ کب کسی کے کام کرتا تھا. مگر وہ نیند سے اٹھا, سخت سردی میں اس کی جگہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوا. عورت بہت احساس ہوتی ہے اور جب معاملہ اولاد کا ہو تو وہ احساسیت مزید بڑھ جاتی ہے. جب اپنی اولاد کا کوئی ذرا سا بھی کام کر دے تو ماں اس شخص کی مشکور ہو جاتی ہے. وہ یہ دیکھ ایک بار پھر دل ہاری اس ستمگر پر کہ وہ احسان نہیں جتا رہا تھا. شہزین کا کام کرنے کے بعد وہ تو محبت کر رہا تھا. اس کی آنکھوں اور باتوں میں شدید محبت جھلکتی ہوئی نظر آ رہی تھی. وہ کیسے نظر انداز کر جاتی. بڑا عجیب بندہ تھا. وہ چاہتا تو اپنی امیری جتاتا, ہر چیز میں سے عیب نکالتا, منہ بسورتا, ایک چھوٹا سا معمولی کر کہاں اس شہزادے کے رہنے کے قابل تھا. وہ منرل واٹر پینے والا, برانڈڈ چیزیں استعمال کرنے والا کتنی خاموشی سے اس کے ساتھ رہ رہا تھا, حتیٰ کہ ایک بار بھی لب پر کوئی شکوہ نہ آیا تھا. وہ یہ بات نجمہ سے بہتر کون جانتا تھا. وہ اس کی سادگی پر کیوں کرنا واری جاتی, کیوں کر دیوانہ وار اسے نہ چاہتی. کون اٹھاتا ہے اپنی بیوی کے اتنے لاڈ جیسے وہ اٹھاتا تھا. شدت سے پیار آیا اس لمحے مقابل پر. وہ بڑی محبت سے لبریز نگاہوں سے اس کے حسین چہرے کو تکنے لگی. نجمہ کی نگاہوں کی تپش نے محیب کو آگاہ کیا کہ کوئی اسے بڑی الفت اور محبت سے تک رہا ہے. وہ فوراً ہی چھیننے کی نیت سے بولا, پھر دیکھ رہی ہو, تم واپس کب جا رہے ہو؟ اچانک ہی یاد آیا وہ تو ہرجائی ہے, اس پر سوتن لایا ہوا ہے. ساری محبت اگلے ہی لمحے شدید ترین غصے میں بدلی. وہ پھر دل لگانے کی اس ہرجائی سے غلطی نہیں کر سکتی تھی. وہ ظالم ہے, پھر دل کو ترپا کر اپنا عادی بنا کر اکیلے چھوڑ کر چلا جائے گا. اس سوال کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ ایسا نہیں کہ سمجھ نہیں آیا تھا مقابل حسینہ کا سوال. بس وہ سمجھنا چاہتا نہیں تھا, وہی جو سمجھ کر انجان بن رہی ہو. وہ دوبدو جواب دیے ہوئی, میں برا لگ رہا ہوں تمہیں یہاں رہتے ہوئے؟ پہلے تو وہ اداسی سے مسکرا دیا, پھر دانت پیس کر مقابل حسینہ کو دیکھ کر استفسار کرنے لگائے. اچھے ہی کب لگے تھے؟ وہ تنزیاتی چلاتے ہوئے بولی. تمہیں اچھا لگنے کی پرواہ بھی کسی ہے؟ وہ بھی اسی کی طرز میں لاپرواہی سے اکڑ کر بولا. ابھی لفظ منہ سے ادا ہی ہوئے تھے کہ نظر اپنے بیٹے پر گئی جو دودھ پیتے ہی بڑے آرام سے دوبارہ سو گیا تھا. اپنے بیٹے کو دیکھ دل شدید رنجیدہ ہو گیا. یہ زندگی تو نہیں چاہتا تھا, اس کے لیے ایسی ہی درد بڑی زندگی تو وہ خود گزار چکا تھا. کیا دے رہا تھا
वो अपने बच्चे को टॉक्सिक फैमिली जैसी इसने जिंदगी भर देखी थी। नज प्लीज मेरी औलाद को वो सपना दिखाओ जो मैं देखता आया हूँ। मुबशरा बेगम मत बनो, क्योंकि मैं कभी असलाल नहीं बना। बेटे में बाप की और बेटी में माँ की परछाई जरूर आती है, लेकिन इसने कभी असलाल मलक की परछाई खुद पर न पड़ने दी थी। वजह वो वादा वो भूला नहीं था, वो कभी भूल ही नहीं सकता था। इसने खासा गसीले लहजे में कहा और फिर उठकर कमरे से बाहर चला गया। काश तुम बड़े अबू ही बन जाते, कम से कम वो अपनी बीवी पर सौतन तो कभी ना लाए। पूरी दुनिया के सामने बीवी होने का हक उन्होंने सिर्फ मुबशरा को ही दिया। वो दिल जले अंदाज में बुड़बड़ाई। वो क्यों वापिस जाए इस हरजाई के साथ, और किस रिश्ते से जाए? पलवशा और दुनिया की नजर में क्या फिर एक बार सिर्फ कजन बनकर रहेगी इसकी? वो एक इंसान है, एक जीती जागती अरमान सजाती ख्वाब देखती लड़की, कोई शोपीस तो नहीं जिसे अपने घर में सजाकर रखने के लिए बजिद बैठा है। वो कैसे आग बबूला ना होता। वो हमेशा इस लड़की की तवज्जो का मरकज रहा था। अचानक अपनी जात का यूं इग्नोर होना इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बार बार सेल चेक कर रहा था, मगर कोई मैसेज मसूल नहीं हुआ था। हेलो, वो अभी थकी हारी लौटी थी, चेहरे पर मुस्कान रक्सा थी। रफा और इसकी पसंद बहुत हद तक एक जैसी थी, जिसकी वजह से वो राफा के साथ गुल मिल रही थी। राफा की सबसे अच्छी बात इसे यही लगी थी कि वो किसी मामले में बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता था। वो अपनी ही सोचों में मगन अभी बेड पर गिनने वाले अंदाज में लेटी ही थी कि इसके पर्स में रखा सेल रिंग हुआ। वो अच्छे मूड में थी, तेजी से पास रखे पर्स से सेल निकाल कर स्क्रीन देखी। इस पर ज़ारून का नाम चमक रहा था। नाम देखते ही इसके चेहरे की सारी मुस्कुराहट अगले ही लम्हे गायब हो चुकी थी। बेदिली से कॉल रिसीव करके सेल कान पर लगाया। बाहर आओ। दूसरी जानिब से आने वाली आवाज काफी रौबदार थी। बाहर? वो उलझी। अभी वो कुछ और बोलती, इससे कबल ही दूसरी जानिब से कॉल मनकता हो गई थी। हेलो। वो फौरन ही अपना हुलिया ठीक करते हुए बाहर चली आई थी। हर बार की तरह चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान सजी थी। इसने आते ही दोस्ताना अंदाज में कार से टीक लगाई ज़रून को देखकर कहा। वो गुस्से से बड़ा बैठा था। मुकाबिल के चेहरे की प्यार से बड़ी मुस्कान भी इसे तपा रही थी। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा, क्यों? अगले ही लम्हे इसके दोनों बाजू पकड़कर वो झंझोड़ते हुए दाड़ा। क्या किया है मैंने? वो न समझी से पूछने लगी। मुझे इस तरह इग्नोर करके इस राफा के साथ दिन रात घूमकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? गजबनाक निगाहों से इस सुनहरी गुड़िया के सरापे को तकते हुए एक एक लफ्ज चबा चबा कर वो इस्तफसार करने लगा। मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया, बस तुम्हें अपने दिल के अहम तरीन खाने से निकाल कर दोस्तों के खाने में ला डाला है। तुम ही तो कहते हो ना तुम मेरे दोस्त हो। नहीं हूं मैं तुम्हारा दोस्त और ना बनना चाहता हूं। वो फौरन ही इतराजन बोला। तुम सिर्फ मेरी हो अनाबिया, सिर्फ और सिर्फ मेरी, और ये बात तुम भी जान लो। इसकी गनी जुल्फों में अपनी लंबी उंगलियां उलझाकर अंगूठा इसके गुलाबी गालों पर नरमी से फेरते हुए इसकी आंखों में आंखें डालकर एलानिया कहा, ग्रो अप प्लीज ज़ारून। इस वक्त तुम मुझे कोई छोटे से बच्चे लग रहे हो जो क्लास में अपनी चीज छीन जाने पर लड़ता है। ये मोहब्बत नहीं है, तुम्हारा सो कॉल्ड ईगो है जो हर्ट हो रहा है। मुझे किसी और के पास जाता देखकर मुकाबिल की सुर्ख जुनूनी आंखों से पहली बार इसे वहशत हो रही थी। इसका हाथ अपने चेहरे से हटाकर नीचे की जानिब झटकते हुए इसे हकीकत का आईना दिखाने लगी। मैं कोई खिलौना नहीं हूं ज़ारून, जिसे जब तुम्हारा दिल चाहेगा खेलोगे और जब तुम्हारा दिल चाहेगा उठाकर बाहर फेंक दोगे। मैं मोहब्बत के नाम पर जूती वाला स्टेटस बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही दो कश्तियों के सवार के साथ अपनी मंजिल तय करने का सोच सकती हूँ। तुमने कहा तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ नजमा है। मैंने ये बात मान ली, पीछे हट गई, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और शायद बढ़ भी जाऊं अगर बार बार बीच में तुम। वो खासा बरहमी से मुकाबिल की आंखों में झांकते हुए बड़े दो टुक अंदाज में बोली। वो भाग रही थी अपनी फीलिंग से जो वो ज़रून के लिए रखती थी। वो आगे बढ़ जाना चाहती थी अब, मगर ज़रून इसे कब बनने दे रहा था? वो कोई दो कश्तियों का सवार नहीं चाहती थी। मैं कोई दो कश्तियों का सवार नहीं हूं। वो अभी जवाबी कार्रवाई कर ही रहा था कि मुकाबिल हसीना तंजिया लहजे में बात काटते हुए बोली। वाकई
वाकई फर्ज करो कल को अगर नजमा तुम्हें मिल जाती है तो रोक पाओगे अपने कदम उसकी जानिब बढ़ने से? इसके सवाल पर वो खामोश हो गया था। कोई जवाब नहीं था इसके पास। इसे यूं खामोश होता देख वो शदीद रंजीदा हुई। उस सालिम ने सारे जख्म फिर एक बार खड़े कर दिए थे। सॉरी, तुम्हें तंग किया। वो खासा शर्मिंदा सा सर झुकाए, फकत इतना कहकर कार में बैठकर चला गया, जबकि वो बेचारी हसरत बड़ी निगाहों से इसकी जाती हुई कार को तकती रह गई। कैलिफोर्निया चलोगी मेरे साथ? वो नमाज पढ़कर अभी अपना दुपट्टा उतार की रही थी कि सामने बेड पर बैठे इस खूबरू नौजवान ने बड़ी नरमी से इस्तफसार किया। कैलिफोर्निया, ये नाम सुनते ही जो सबसे पहले याद आया था वो था ज़ारून, फिर अनाइजा बेगम, फिर अपना अपार्टमेंट, अपना स्कूल, कॉलेज, कॉफी शॉप, दोस्त। एक के बाद एक याद दिल को गिनने लगी। वो वहां पैदा नहीं हुई थी मगर पली बड़ी वहीं थी। सारी खूबसूरत यादें उस शहर से वाबस्ता थी। क्यों मोहिब से अचानक कैलिफोर्निया क्यों ले जा रहा है, ये सोच कर वो उलझी। अमान टेक्निकल कंपनी का नाम सुना है? इसके पूछते ही नजमा नफी में सर खिलाने लगी। समझ लो बिजनेसमैन है और मेरे प्रोजेक्ट के पार्टनर भी। इनकी बेटी की शादी है। उन्होंने बहुत इसरार किया है अपनी फैमिली के साथ शिरकत करने पर। इसका आखिरी जुमला सुनते ही चेहरा गुस्से से लाल हुआ। तो ले जाओ अपनी प्यारी पलवशा को, किसने रोका है तुम्हें? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो खासा जलकुकरे अंदाज में कहकर कमरे से जाने लगी। अनाइजा आंटी से मिलना वाकई नहीं चाहती तुम? वो बराबर से गुजर कर जा ही रही थी कि मुकाबिल ने खड़े होकर इसकी नाजुक दूधियाई कलाई थाम कर बड़ी संजीदगी से इस्तफसार किया। मैं तैयार हूं, कब चलना है? अनाइजा बेगम मां जैसी थी। इसके लिए इनका नाम सुनकर दिल बेकरार हो गया। बहुत मोहब्बत और उन्स थी उनसे। फौरन तैयार हो गई कि न जाने जिंदगी फिर ये मौका दे या न दे। इसके राजी होते ही मुहीब ने अपनी सेक्रेटरी को टिकट बुक करने का ऑर्डर दिया। इसे यकीन नहीं आ रहा था वो कैलिफोर्निया पहुंच गई थी। वेटिंग रूम के सामने से गुजरते वक्त ज़ारून का मोहब्बत से अलविदा करना याद आया, फिर मुहीब का गंदी कहकर चढ़ाना याद आया। वो सब ऐसे देख रही थी जैसे आंखों के आगे फिल्म चल रही हो। दिल चाहा फूट फूट कर रोए। आखिर गई ही क्यों इन जालिमों की दावत पर? काश ज़ारून की बात मान ली होती तो शायद आज इन हालात में ना होती। क्या हुआ? चलो। इसे वेटिंग रूम के आगे मुंजमद खड़ा देख वो हाथ थाम कर बोला। इस लम्हे मुहीब का हाथ थामना न जाने क्यों बहुत अच्छा लगा। इससे लगा कि वो तन्हा नहीं, लगा कि साथ है कोई, अभी भी है कोई जो परवाह करता है इसकी। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। वो कार में बैठते ही मुहीब को देखकर संजीदगी से बोली। पहले होटल चलकर आराम कर लेते हैं, फिर मैं खुद तुम्हें ले चलूंगा। मुकाबिल ने नहायत नरमी से जवाब दिया। बगैर कोई जवाब दिए वो उदासी से शीशे से बाहर अपना शहर देखने लगी। होटल का लग्जरी अपार्टमेंट नहायत ही खूबसूरत और वसी था। आओ बाबा आपको एक्वेरियम दिखाएं। वो शहजीन को एक्वेरियम के पास ले जाकर रंग बिरंगी मछलियां दिखाने लगा। वो बहुत छोटा है, इसे क्या पता मछलियां क्या होती हैं। नजमा चौंकने वाले अंदाज में बेड पर बैठकर इसकी जानिब देखते हुए बोली। मगर वो देख रहा है, देखो आकर। मुहीब ने इसे भी दावत दी। कभी कभार मुझे तुम्हारा बेटा पूरे का पूरा पेंडू लगता है, जैसे पहले कभी लाइट्स ना देखी हो। मैंने नोट किया है जब भी ये लाइट्स देखता है तो ऐसे ही बंटी जैसी आंखें करके बस देखता ही चला जाता है। वो मुज़हका खेज अंदाज में शहजीन की आंखों को देखते हुए हंसते हुए बोली। इसका यूं बेतकल्फाना अंदाज में हंसना मुकाबिल के दिल पर वार कर रहा था। ऐसे मत हंसो, बहुत कमजोर हो तुम। इसकी माफहमाना अंदाज में दी गई वार्निंग वो समझ न सकी। हंसने से कमजोरी का क्या ताल्लुक? वो मासूम लड़की उलझकर पूछने लगी थी, जिस पर वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। करीब आओ, अच्छे से समझाता हूँ। वो शहजीन को गोद में लिए खड़ा था, वरना इसे करीब आने की दावत देने की बजाय खुद ही समझाना शुरू कर चुका होता।
इसकी शरीर सी मुस्कुराहट और शोखी बड़ी निगाहें नजमा को अलर्ट करने के लिए काफी थी। वो तेजी से 2 कदम दूर हटकर खड़ी हुई। शहजीन के सामने थोड़ी हया कर लिया करो। वो तेजी से खुद को बचाने के लिए इसे हया का पाठ पढ़ाने लगी। अभी तो तुमने कहा कि इसे क्या पता, ये तो बच्चा है। मुकाबिल ने इसी का कहा जुमला इसी के खिलाफ इस्तेमाल किया था। नजमा को अपनी शामत आती हुई नजर आई, इसलिए रफू चक्कर होने में ही इसने अपनी अमान जानी। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, तुम शहजीन का ख्याल रखना। वो ऐसे भागी जैसे इसके पीछे किसी ने कुत्ते छोड़ दिए हों। मुहीब इसे यूं भागता देख महफूज होने लगा। वो घर पहुंचा तो अपनी वालदा को रोते हुए लाउंज में बैठा पाया। मोम, आप क्यों रो रही हैं? वो परेशान होकर इनके कदमों के पास बैठते हुए इस्तफसार करने लगा। तुम कब आए? वो चौंक कर ज़ारून को देखते हुए अपने आंसू साफ करने लगी। बस अभी, मगर पहले आप बताइए, आप रो क्यों रही हैं? नजमा इनसे मिलने आई थी अपने शोहर और बेटे के साथ। इसकी गोद में बच्चा देख इनका तो दिल ही बैठ गया था। इनका बेटा आज भी इस लड़की को तलाश कर रहा था। वो अपने जीने का मकसद बनाए हुए था इसे, मगर वो तो किसी और की हो चुकी थी। मोम, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वो फिक्रमंद लहजे में पूछने लगा। मेरी पुरानी सहेली आई थी, अचानक मेरी माँ का जिक्र निकला तो मैं रोने लगी। तुम्हें पता है, तुम्हारी नानी याद करके मुझे आज भी रोना आता है। मैं तड़पती हूँ। इन्हें झूठ कहना सच बताने से आसान और बेहतर लगा। वो नहीं चाहती थी कि ज़रून वापस टूटे, वापस बिखरे। मुहीब नजमा को इनके पास छोड़कर बाहर चला गया था। नजमा बहुत ज्यादा रोई। वो ज़रून को देखना तक नहीं चाहती थी। इसकी आंखों में उभरी नफरत और कदवरत अनायसा बेगम को शदीद दुखी कर गई थी, इसलिए उन्होंने नजमा को ज़रून के साथ हुए हादसे के मुतल्लिक बता दिया। नजमा वापसी पर पूरे रास्ते रोती रही। वो आज तक ज़रून को कितना गलत समझी बैठी थी। वो बहुत रंजीदा थी कि ज़रून को जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो इसके पास नहीं थी। इसे यूं किसी गैर मर्द के लिए रोता हुआ देख मुहीब का दिल जलकर खाक हुए जा रहा था। नज, चुप हो जाओ। वो टिश्यू का पूरा बॉक्स इसके आगे करते हुए बड़े गुस्से से हाकमाना अंदाज में बोला, मगर मुकाबिल पर इसके गुस्से का कोई असर न था। वो बस रोई चली जा रही थी। इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तुम्हें पता था कि ज़रून पर किसी ने हमला करवाया था, कहीं तुमने तो वो मशकूक लहजे में बोल रही थी कि मुकाबिल तेजी से धारा, यू क्रॉस योर लिमिट्स। तुम अब एक गैर मर्द के लिए मुझसे लड़ोगी? वो गैर आज बना है, वरना तुम भी जानते हो हमारा माजी क्या था। अनायसा आंटी और ज़रून के कितने एहसानात हैं मुझ पर, वरना तुम लोगों ने तो मुझे बचपन में ही जेल में डलवा दिया था। वो तल्ख लहजे में बोली, एहसानात का बदला उतारा जा सकता है। बोलो कितने का चेक बनाऊं तुम्हारी आंटी और ज़रून के लिए? वो चेक बुक अपनी कोट की जेब से निकालते हुए जुज़बुज़ होकर बोला, तुम समझ ही नहीं सकते मुझ पर इस वक्त क्या गुजर रही है। तुम्हारी मोहब्बत तो तुम्हारे घर पर बैठी हुई है ना। तुमने तो मोहब्बत में गम उठाया ही नहीं, इसलिए तुम क्या जानो। वो सख्त दिल खराश लहजे में गोया हुई, थोड़ी तो शर्म करो नज, मैं शोहर हूं तुम्हारा। मेरे सामने किसी और मर्द के लिए रोते हुए तुम्हें जरा खिया नहीं आ रही। वो हर चीज बर्दाश्त कर सकता था, मगर इसका किसी गैर मर्द के लिए रोना नहीं। ये इसके लिए अपनी मर्दानगी पर लानत के मुतरातिफ था। वो जुज़बुज़ होकर इसे हयात दिलाने लगा, एहसास दिलाने लगा कि वो क्या कर रही है और किसके सामने कर रही है। जरा ये तो गौर करे, मगर ये देख मजीद तलमला उठा कि इसकी बात का मुकाबिल बैठी इस लड़की पर कोई असर नहीं हुआ। सच्चाई क्या मालूम हुई, इसकी तो दिल की दुनिया ही पलट गई थी। अनायसा बेगम का आखिरी अदा किया जुमला अभी तक इसके कानों में गूंज रहा था। वो तो तुम्हारा इंतजार कर रहा है आज तक। पहले दिल को डार्स बंदी थी कि इस सालम ने धोखा दिया। दौलत की हवस इसकी मोहब्बत पर हावी हो गई, मगर हकीकत तो आज आशना हुई थी इस पर। कोई दौलत की हवस नहीं थी इसे। वो तो बेचारा नहायत अजियत में जिंदगी गुजार रहा था और सिर्फ इसके भले के लिए इतना बड़ा झूठ कहा। वो अपार्टमेंट पहुंचे तो नजमा ने खुद को अंदर के कमरे में बंद कर लिया। वो सिर्फ कुछ वक्त अकेले रहना चाहती थी। मुहीब को अब एहसास हो रहा था कि इसे अनायसा बेगम की
फैमिली से मिलवाकर इसने बड़ी गलती की है। नज दरवाजा खोलो। नज वो दरवाजे पर हल्के हाथ से नॉक करते हुए बोला। मैंने कहा नज ओपन द डोर। अंदर से कोई आवाज न आना इसे मजीद परेशान कर रहा था। नज कम से कम जवाब तो दो, इस पर फिक्रमंद लहजे में गोया हुआ, मगर अभी भी अंदर से कोई जवाब मसूल न हुआ। नज अंदर से जवाब न मिलना इसे मजीद फिक्रमंद कर गया था। कहीं इस बेवकूफ और जज्बाती लड़की ने खुद को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा लिया ना। इस ख्याल के आते ही वो तेजी से मुलाजिम से दूसरी चाबी मंगवाकर उसने दरवाजा खोला। कमरे में दाखिल हुआ तो वो कहीं नजर न आई। तेजी से बाथरूम का रुख किया। दरवाजा खुला हुआ था। इसकी मुतलाशी निगाहों को वो नाजुक सिफ्त लड़की बाथटब में कपड़ों समेत लेटी हुई नजर आई। नज बाथटब में वो लड़की बेजान गुड़िया की मानित लेटी हुई थी। मुहीब ने इसके चेहरे पर हल्के से थपथपाते हुए बड़ी नरमी से मुखातिब किया। शदीद सर्दी में वो ठंडे पानी में लेटी हुई थी। पागल हो गई हो क्या, या मरने का कुछ ज्यादा ही शौक आ रहा है? वो दांत पीसते हुए बोलकर इसे बाहों में भरकर बाथटब से निकालकर बेड पर लाया।